नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में विज्ञान में पूछे जा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें विटामिन वायरस को हम यहाँ कवर करेंगे। विटामिन से हम देख रहे हैं लगातार प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न बन रहा है। प्रश्न कैसा होता है, या तो ये पूछ लेता है कि विटामिन ए का पूरा नाम क्या है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, या किसको खाने से ये जो विटामिन है वो पूरा हो सकता है, या फिर क्वेश्चन वायरस से आ रहा है। एक टॉपिक को यहाँ पर और कवर किया गया है, वो है प्रोटोजुआ। कौन प्रोटोजुआ, तो विटामिन, वायरस और प्रोटोजुआ यानी परजीवी से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में इसमें अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी ये जो टॉपिक है इसको मिस बिल्कुल ना करें। यदि आप लोगों का पेपर है और यदि आपका पेपर नहीं है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट नहीं करेंगे, अपन चालू करते हैं इसको। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम पर आप जैसे ही जुड़ जाएंगे इसकी पीडीएफ आपको क्लास समाप्त होने के बाद मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं इसको। सबसे पहले ही विटामिन की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। दोस्तों, जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं 15 से लेके 21 तक, चूंकि आज 23 तारीख है, 23 तारीख में कोई पेपर नहीं था और 22 तारीख में कोई पेपर नहीं है, तो 22 और 23 ये 2 तारीख ऐसी थी कि जिनमें पेपर नहीं है। बीच में टोटल मिलाकर 8 दिन पेपर नहीं है। 35 दिन पेपर चलने हैं, 8 दिन पेपर नहीं है। जिस दिन नहीं होगा पेपर उस दिन आपको बता दिया जाएगा। तो फालतू में आप लोग समय व्यस्त ना करें बार बार सर्च करके मोबाइल पे कि 22 तारीख का रिव्यू, 23 तारीख का रिव्यू, है ना, क्योंकि समय आपके पास में कम है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वैसे ही रिव्यू डाल दिया पुराना कुछ डाल के, तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा यदि उन तक मेरी बात जाए कि ऐसे आप लोग बच्चों का जो समय है उसको खराब ना करें। चलिए, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, याद रखिएगा रेटिनॉल। इससे रतौंधी होगी। रतौंधी वही होता है जो रात में होता है, 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देता। एक आप लोगों ने कादर खान की मूवी देख रखी होगी, वो शाम जैसी हो जाती है उसको दिखाई नहीं देता, तो उसी को हम रतौंधी कहते हैं। दूसरा, संक्रमणों का खतरा होता है। और जीरोप्थेल्मिया, तो जीरोप्थेल्मिया से क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि जीरोप्थेल्मिया किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आंखों से संबंधित है। किससे? आंखों से संबंधित है। तो विटामिन ए को क्लियर किया। विटामिन बी फर्स्ट, इसको कहते हैं थाइमीन। बी फर्स्ट इसको हम क्या कहते हैं? थाइमीन। तो इसको होता है बेरी बेरी, या फिर बी फर्स्ट। यहाँ तो एक लिखा हुआ है, बी फर्स्ट यानी 1 लिखा है ना, कहीं कहीं विटामिन बी फर्स्ट नहीं आता, खाली बी आ जाता है। तो जब कुछ नहीं होता तो उसका मतलब भी 1 ही होता है भाई, है ना। जब कुछ नहीं होता तो उसका मतलब 1 होता है। इसलिए याद रखिएगा, खाली विटामिन बी आ जाए तो भी आप बेरी बेरी ही लगा के आइएगा। क्लियर? यहां से कहानी दूसरी चालू हो जाती है। विटामिन बी 2, इससे क्या होता है? पहले तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इससे त्वचा का फटना यानी त्वचा फटने लगेगी, आंखों का लाल हो जाना, आंखें लाल होने लगेंगी, जीवा का फट जाना, जो जीभ होगी वो भी फट जाती है। याद रखिएगा, 3 चीजें, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ऐसे आता है कि आंखों का लाल होना किस कमी के कारण होता है, तो तुरंत याद रखिएगा बी 2 के कारण। बी 2 यानी विटामिन बी 2। अब बी 3 पे आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं निकोटीनेमाइड या नियासिन। क्या बोलते हैं? निकोटीनेमाइड या नियासिन। इससे हो जाता है पेलाग्रा। पेलाग्रा यानी त्वचा में दाद हो जाती है, त्वचा में दाद हो जाती है। ये कवक वाली दाद नहीं है, याद रखिएगा, समझिएगा। ये कवक यानी फंगी वाली दाद नहीं है, ये त्वचा वाली दाद अलग प्रकार की है, पेलाग्रा। या इसी को बोलते हैं 4D सिंड्रोम। ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, 4D सिंड्रोम। ये देखिए, ये यहाँ 4D सिंड्रोम। फिर बता देता हूँ कि ये वो वाली त्वचा नहीं है, ये वो वाली दाद नहीं है जो कवक से होती है। ये विटामिन बी 3 की कमी से होने वाली है। विटामिन बी 5, पेंटेथोनिक अम्ल। पेंटेथोनिक अम्ल, इससे क्या होगा? बाल सफेद होने लगेंगे, व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाएगा, कम बुद्धि होगी, ज्यादा सोच नहीं पाएगा। तो बाल सफेद होना और मंद बुद्धि होना बी 5 के कारण होता है। विटामिन बी 6, ये इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरीडिक्सिन। क्या है? पायरीडिक्सिन या पायरीडॉक्सिन। इससे एनीमिया रोग होता है। अब एनीमिया क्या है दोस्तों? खून की कमी, खून की कमी, यही होता है एनीमिया रोग। क्लियर? खून की कमी से मेरा मतलब है हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। रिपोर्ट देखते हैं ना, उसमें हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर डायरेक्ट बोल देते हैं खून की कमी हो गई भैया। तो खून की कमी का मतलब है खून नहीं कम हुआ, खून में एक तत्व है हीमोग्लोबिन, वह कम हो गया है। त्वचा रोग, और क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा और त्वचा रोग हो जाएगा बी 6 पायरीडिक्सिन के कारण। पायरीडिक्सिन जरूर याद रखना, क्योंकि प्रश्न वो ये ज्यादा पूछ रहा है। ये प्रश्न कम आ रहे हैं कि रोग कौन सा हो रहा है, इसका रासायनिक नाम बता दीजिए। ठीक। विटामिन बी 7, इसको कहा जाता है बायोटीन। विटामिन बी 7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। इससे एक तो लकवा हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा और बालों का गिरना।
बालों का गिरना होगा, शरीर में दर्द होगा और लकवा की भी संभावना बनी रहती है विटामिन B7 पे। बायोटीन, अब इसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, ये याद रखिए। विटामिन ए और बी फर्स्ट, इनको बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी विटामिनों के नाम को याद कर लें, और खास तौर पर आप याद रखें विटामिन B3, जिससे ये पेलाग्रा होता है ना, ये क्या है, त्वचा में दांत के चक्कर में ये थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है, इसीलिए मैंने इस पर जोर ज्यादा दिया था। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। विटामिन B11, इसमें कौन सा होता है, फॉलिक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड भी आ जाता है। तो अम्ल एसिड में अंतर मत समझिएगा, अम्ल वो हिंदी बोल देते हैं, एसिड इंग्लिश में बोल देते हैं। फॉलिक अम्ल। क्लियर। इससे भी एनीमिया होता है, पेचिस और एनीमिया और पेचिस रोग, ये साथ में ही है, एनीमिया और पेचिस रोग। ठीक है। B12 का नाम क्या है, इससे भी बहुत प्रश्न आता है दोस्तों। B12 साइनोकोबलामिन, साइनोकोबलामिन, इससे एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग होता है। एनीमिया, पांडु रोग क्या है, पांडु रोग को ही दोस्तों पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पीलिया भी कह दिया जाता है। ठीक है। चलिए, एनीमिया और पांडु रोग, इसको भी। चलिए, विटामिन सी, विटामिन सी का क्या नाम है, तो विटामिन सी का जो नाम है वो है एस कार्बिक एसिड। ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार इसी को पूछेगा। उठा लीजिए व्यापम के जितने भी हैं, विटामिन सी का नाम एस कार्बिक एसिड। स्कर्वी इससे रोग होता है, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूल जाना, जो दांतों की मसूड़ें होती हैं उनका फूल जाना। विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल क्या होगा, रिकेटस बच्चों में और ऑस्टियोमिलेसिस वयस्कों में, वयस्क मतलब जो बड़े हो जाते हैं, जो थोड़े बुजुर्ग टाइप के हो जाएंगे उनके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इससे होता क्या है, हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती हैं। ठीक है। तो बच्चों में होगा कौन सा, रिकेटस, धनुष की आकार की टांगे हो जाएंगी, बचपन में बहुत बार पढ़ रखा होगा, ऐसी ऐसी टांगे हो जाएंगी। और ऑस्टियोमिलेसिस, वयस्कों में हड्डियों में छोटे छोटे से गड्ढे टाइप के बन जाएंगे, जैसे हड्डी है ये, तो इसमें हल्के हल्के से इस तरीके से ऐसे ऐसे जगह बन जाएगी, ये होती है ऑस्टियोमिलेसिस वयस्कों में। क्लियर। चलिए, विटामिन ई, विटामिन ई क्या है, विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। जनन शक्ति का कम हो जाना, जनन शक्ति का कम हो जाना। क्लियर। चलिए, विटामिन के, इसको क्या बोलते हैं, फिल्लोक्विनोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के फिल्लोक्विनोन। रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता, अभी आगे देखिए अपन देखेंगे इसके बारे में। और रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का यानी जानते हैं ना, जब कभी कोई चोट लग जाए तो रक्त एकदम से गिरने लगता है। कोई कोई ऐसे आदमी होते हैं कि उनका रक्त बंद ही नहीं होता, तब डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए सिर में किसी ने मार दिया, अब सिर में लग जाने के कारण खून ही बंद नहीं हो रहा है, जब तक मैं अस्पताल पहुंचे जब तक मैं पूरा खून ही निकल गया, तो वो रक्त का थक्का नहीं बनना होता है। वैसे 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, या साइंस या वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए कि रक्त ज़्यादा नहीं निकलता, क्योंकि रक्त यदि शरीर से ज़्यादा निकल जाएगा तो कमजोरी महसूस होने लगेगी, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अपना एक तरीके से देखा जाए तो प्रभाव दर्शाता है शरीर में। तो फिल्लोक्विनोन, रक्त का थक्का ना बनने देना, यदि ये विटामिन कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनता। क्लियर। इन विटामिनों में आपको सी, डी, ई के, विटामिन ए और बी फर्स्ट, इन पे विशेष फोकस करना है। B2, B3, B5, B6, B7 याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं याद कर पा रहे हैं उस कंडीशन में थोड़ा बहुत इनको जरूर याद रखिए कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। जैसे कि ऐसे B2, तो B2 पे क्या है, राइबोफ्लोविन है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको याद करने का मैं आपको तरीका एक बता देता हूँ दोस्तों, जिसका मैं हमेशा उपयोग करता हूँ। जैसे ये 2 लिखा है, तो आपने ऐसा 2 लिखा, यहाँ पर एक डंडा बढ़ा दीजिए, ये क्या बन गया, आर। आर से क्या आ रहा है, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आप ऐसी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। जैसे ये B7 है, तो B7 में आप हल्का सा ऐसा बी बना दें और इस बी को ही याद रखें। ऑप्शन जैसे ही आएगा बायोटीन आप लगा देंगे ना। तो ऐसे ही सबकी बना लें, मैं सबकी नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी अलग है, आप अपनी खुद की बनाएंगे तभी वो याद रहेगा, ये भी समझ लें, है ना। ये जो ट्रिकें होती हैं, जब आप किसी दूसरे की ट्रिक ले लेते हैं ना, तो आपके दिमाग ने तो उस पर मेहनत नहीं की। और याद रखिए, जिस पर दिमाग हमारा मेहनत नहीं करता है और ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है किसी दूसरे से कोई चीज़ मिल जाए तो जल्दी से हम उसको याद कर लें, तो फिर वो याद थोड़ी ना होती हैं, क्योंकि मेहनत ही नहीं करी। अब B7 को सोचने में मैंने सोचा यार बायोटीन के लिए इसमें क्या बनाऊंगा, तो दिमाग आया क्यों ना 7 में बी ऐसे बढ़ा दूं। तो ये मैंने खुद सोचा ना, अपने मन में सोचा, एक तस्वीर बनाई, वो तस्वीर आपके दिमाग में ही बनना चाहिए, और वो मेरे बताए अनुसार नहीं बनेगी, वो जब आप स्वयं बनाएंगे तभी बनेगी। ठीक है। बाकी मैंने 2 बता दिया, तरीका बता दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। विटामिन अपने हो गए, अब विटामिन के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। आविष्कार देखिए बहुत अच्छा शब्द है, अशुद्धियों के लिए आता है, यहां से समझिए आविष्कार, इसमें बड़ा होता है, लोग छोटे आ पे को सही मान लेते हैं आविष्कार, लेकिन इसमें बड़ा आ होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर। आविष्कार किसने किया था? फंक ने, 1911 में। तारीख इसका जो डेट है वो आप याद रखें चाहे नहीं, लेकिन फंक जरूर याद रखिए, आता है ये प्रश्न। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ध्यान दीजिए, जो जो लाल से लिखा हुआ है, रेड से लिखा हुआ है, वह मेन है, उसके हिसाब से आप लोग चीजों को फोकस करते जाएं। यह एक कार्बनिक यौगिक है। प्रश्न क्या बन जाएगा? विटामिन इनमें से क्या है? कार्बनिक, अकार्बनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। विटामिन में क्या कोई कैलोरी होती है? नहीं होती। आप लिख देंगे, क्योंकि वो बाद में देगा, ऐसा देगा प्रश्न। इनमें से किसमें कैलोरी नहीं पाई जाती? कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, या फिर विटामिन? तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अरे यार विटामिन में कैलोरी नहीं होती है ना, यानी ऊर्जा नहीं होती इसमें। शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। उपापचय जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, उनमें उपापचय की जो क्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ। आपने देखा होगा जो WBC हैं उनको भी रक्षात्मक एक तरीके से कणिकाएं कहा जाता है, इसी प्रकार इसको भी रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। क्लियर। अब ये यहां से प्रश्न आता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता यानी घुल जाते हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन होंगे वो दो होंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसको आप लोग BC से याद रखें। BC को कुछ भी मन में बना लें, है ना, मन में आ गया होगा, हंस भी रहे होंगे आप लोग, तो उस BC से ही याद कर लें। और बसा या कार्बनिक घोलकों में जो घुलनशील विटामिन है, बसा में हो जाएंगे, बसा या फिर कार्बनिक घोलों में, तो उसमें होता है एडेक। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया सर एडेक? ADE, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, याद करने के लिए इसको इकट्ठा लिख दिया है एडेक। तो आ जाए कि बसा और कार्बनिक घोलकों में कौन कौन से घुलनशील हैं, तो एडेक हैं, और जल में घुलनशील कौन है, तो बी और सी। क्लियर। विटामिन ए, कुछ और जानकारी है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। आ जाए कि इनमें से कौन हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है, तो विटामिन ए। क्लियर। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया हुआ प्रश्न, हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछ ही लेते हैं। कारण ये है कि ये कैंसर की कोशिकाओं का उपचार करता है। किसकी? कैंसर की कोशिकाओं का उपचार भी कर देता है, इसीलिए B12 पर प्रश्न अक्सर आते हैं। तो क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको मत भूलिएगा। अगर डीप क्वेश्चन आएगा तो फिर इसी से आ जाता है। इतनी लाइन में है पूरा सार, समझ लीजिए। डीप आएगा तो यही, बाकी जो ऊपर ऊपर आएगा तो बता ही दिया कि ये कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषण नहीं होता। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। यानी कि यदि आपको विटामिन चाहिए तो बढ़िया फल खाइए, मछली खाइए, है ना, मछली के यकृत का तेल खाइए, ये सब चीज़ें, अंडे खाइए, इन्हीं से विटामिन आपको मिलेगा। विटामिन डी, यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है ना। अब यहाँ पर इन दो लाइनों को देखिए। विटामिन डी जो है, डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा कोलेस्ट्रॉल इगस्ट्रियल में द्वारा होता है। इगस्ट्रियल के द्वारा होता है, यानी जो पराबैंगनी किरणें मिलती हैं सूर्य की, सुबह सुबह आप लोग बैठ जाएं तो विटामिन डी आपको भरपूर मिल जाएगा। बहुत सारे आदमियों को देखा होगा आपने, धूप ले रहे होते हैं तो वो बोल देते हैं भैया विटामिन डी ले रहे हैं, तो बस यहाँ से याद रखें। और विटामिन के जीवाणुओं के द्वारा, किनके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होते हैं, कोलन में संश्लेषित होता है, तथा वहां से उसका अवशोषण भी हो जाता है, वहीं से उसका एब्जॉर्बेशन भी हो जाता है। तो विटामिन के और डी, इन दोनों को याद रखें कि इनके लिए बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ती, ये शरीर अंदर से ही इनको बना लेता है। ठीक है, बाकी सभी के लिए आपको बाहर से जो खाद्य पदार्थ है उन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, विषाणुओं से भी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको भी अपन ने इसमें देखा है। चलिए देखते हैं। एड्स, एड्स क्या है? इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों का पेपर 4-5 दिन बाद है और कल ही अगर आपका पेपर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार देख लेना चाहिए, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक दिन के लिए तो याद ही रहेगा। तो ए डे पो ई चे छो, समझना, ए डे पो ई छे छो, गा खा टे ही रे, गा खा ट्रे ही रे, मेह
क्लियर। फिर देखते हैं, ए डेपो ई चेछो गाखा ठेहीरे में। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो पूरी एक बार में याद हो गई। सिर्फ इतनी लाइन को आपको याद करना है। अब मैं याद करने का आपको तरीका बता देता हूं दोस्तों। इसी लाइन को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और इस लाइन को आप 4-5 बार सुने, 5-5, 6-6 घंटे के गैप से। 2 दिन में ये याद हो जाएंगे। ये फिर जीवन में आपको परेशान नहीं करेंगे। कभी भी जाएंगे तुरंत बता देंगे कि ये वायरस से होता है कि ये इससे होता है। देखिए जैसे मैंने बोला था, ए डेपो ई चेछो गाखा टेहीरे, तो ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छोटे छोटी माता। अब मैं आपको ट्रिक, अगर आप लोग करेंगे कमेंट तो मैं बता दूंगा। वो ट्रिक ऐसी बहुत सारी हैं तो ट्रिकें भी आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो ट्रिकों को आप स्वयं बनाएं, क्योंकि जब स्वयं बनाएंगे तो जैसे कि अभी मैंने पूर्व में आपसे कहा कि जब हम ट्रिक को खुद बनाते हैं तो हमारा दिमाग उसमें कसरत करता है। जब दिमाग कसरत करता है तो दिमाग को फिर वो चीज़ें याद रहती हैं। इसीलिए ट्रिकें आप लोग स्वयं ही बनाएं। चलिए, तो एड्स पे क्या होता है? एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो WBC है वो प्रभावित होगी। इसके जो वायरस का नाम है वो होता है HIV। होता क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली। जब WBC हमारी बेकार हो जाती है तो यदि एड्स हो गया तो नॉर्मल देखेंगे तो आदमी को कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि उसको बुखार चढ़ गया या शरीर में किसी अंग में लग गई या फिर उसको पीलिया हो गया तो वो चीज़ फिर उसकी सही नहीं होती, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली है जो रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति है वो तो खत्म हो गई। ऊपर से उसको बुखार ने जकड़ लिया तो छोटा सा बुखार भी उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए प्रतिरक्षा प्रणाली पर डॉक्टरों का विशेष ध्यान रहता है कि ये हमेशा मजबूत बनी रहे। चलिए, ये हो गया। दूसरा है डेंगू ज्वर। इसी को हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। आंख एवं जोड़, इससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? आंखें बहुत दर्द करती हैं और जो शरीर के जोड़ हैं, हाथ के जोड़ हो, पाँव के जोड़ हो, ये बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं। ये होता है अरबो वायरस से। किससे हो जाता है दोस्तों? अरबो वायरस से। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, पोलियो। पोलियो से प्रभावित क्या क्या होगा? गला होगा। अब तो पोलियो देखने को हमको नहीं मिलता है, लेकिन एक समय था जब पोलियो काफ़ी दिखाई दिया करता था। तो इससे गला होगी, रीढ़, नाड़ी संस्थान में, नाड़ी संस्थान इससे प्रभावित होता है। इसके वायरस का नाम होता है पोलियो वायरस। इनके वायरस को जरूर याद रखिएगा। ये वायरस छोटे छोटे से हैं। देखिए, अरबो वायरस नाम याद करने में भी समस्या नहीं है। ऐसे याद कर लीजिए, डेंगू ज्वर जब होगा तो अरबो वायरस होगा तो याद हो जाएगा आपको, है ना। इन्फ्लुएंजा, इससे संपूर्ण शरीर होगा और इसके जो वायरस है, इसका वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस। प्रश्न ऐसा ही आता है, इन्फ्लुएंजा के द्वारा प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, वायरस का नाम मिक्सो वायरस। चेचक के द्वारा संपूर्ण शरीर, चेचक के द्वारा संपूर्ण शरीर, इसको बोलते हैं वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। और एक होती है छोटी माता, एक होती है छोटी माता, इससे भी संपूर्ण शरीर होता है। इसका नाम है वेरिसेला वायरस। ये वेरिओला वायरस है, ये वेरिसेला वायरस है। दोनों अगर आ गए तो कंफ्यूज होंगे, इसीलिए ओला और सेला में थोड़ा जो है उसको ध्यान दीजिएगा। सेला और ओला, ठीक है। गल सोप, ये गल सोप नहीं है दोस्तों, गल सोत है। ये था है, ये था है। क्लियर। गलसोत से पैराथाइराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पैराथाइराइड ग्रंथि। पैराथाइराइड, यहां लिख देता हूं मैं, थाइराइड ग्रंथि। क्लियर। पैराथाइराइड ग्रंथि। खसरा से संपूर्ण शरीर होगा, खसरा से संपूर्ण शरीर होता है। इसके वायरस का नाम होता है मोरबिल्ली वायरस। कौन सा होता है? मोरबिल्ली वायरस। टेक्रोमा से बहुत आता है इंपॉर्टेंट दोस्तों। टेक्रोमा किससे होगा? वायरस से होगा। क्या प्रभावित होता है? आंखें। आप लोग यदि इस परीक्षा से जुड़े हैं और इसके पहले भी आप लोगों ने यदि 1-2 परीक्षा व्यापम की दी है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आंख, टेक्रोमा बार बार आता है। हेपेटाइटस या पीलिया, हेपेटाइटस या पीलिया, ये भी इससे क्या प्रभावित हो जाता है? यकृत प्रभावित हो जाता है। रेबीज, इससे क्या प्रभावित होता है दोस्तों? रेबीज से तंत्रिका तंत्र, रेबीज से तंत्रिका तंत्र। इसके वायरस का नाम है रेब्डो वायरस। तंत्रिका तंत्र यानी कि जो एक सोचने होचने की क्षमता होती है ना वो, तो जिसको रेबीज हो जाता है ना, ये कुत्ते के काटने से होता है। तो वो कुत्ते जैसी हरकत करने लगेगा, जीभ बाहर निकालने लगेगा, बाहर बाहर भागने लगेगा, इस तरीके के काम हो जाते हैं। किसमें? रेबीज में। मेनिनजाइट्स, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। मेनिनजाइट्स से क्या हो जाता है? मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। होगा क्या? इसमें तेज बुखार आने लगेगा। क्या आएगा? तेज बुखार आने लगता है बहुत ज़्यादा। यही होता है मेनिनजाइट्स, ठीक है। हर्पीस, इससे क्या होता है? इससे त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा प्रभावित होती है। त्वचा में एक तरीके से सूजन आ जाती है। इसके वायरस का नाम हर्पीस ही है। क्या नाम है? हर्पीस। और इसमें होगा क्या कि जो त्वचा है उसमें सूजन आने लगती है, सूजन, सूजन आने लगेगी, आने लगेगी। चलिए दोस्तों, तो ये जो अपनी थी ये वायरस हो गए। अब अपन आगे जाते हैं, परजीवी या प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाले रोग। रोगों पे एक और लेक्चर आने वाला है दोस्तों,
जो अगली क्लास में आएगा। यहाँ पर अपन ने परजीवी तक इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि परजीवी, वायरस और विटामिन से ये अधिकतम प्रश्न आ रहे थे। कल के पेपर में देखेंगे कि किससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं रोगों से संबंधित। यदि उससे आ रहे होंगे प्रश्न तो अपन उसी वाली क्लास को अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोग कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या विशेष क्लास आप लोगों को चाहिए हो कि इस वाली क्लास पर आप वीडियो बनाएं या इस वाली क्लास पर बनाएं, तो आप लोग बताएंगे तो बिल्कुल उस वाली क्लास पर वीडियो बना दिया जाएगा। अधिकतम से अधिकतम आपकी जो हेल्प है वो करी जाएगी। परजीवी यानी प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, पहले रोगों को देख लेते हैं। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी। सोने, ये गोल्ड नहीं है भाई, ये नींद वाली सोन है, सोना है। सोने की बीमारी, पेचिस और काला जार। काला जार, ये 5 प्रकार के हैं। इनसे प्रश्न आने की संभावना होती है। मलेरिया पे प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है इसी पटवारी वाली परीक्षा में। चलिए, तो मलेरिया, मलेरिया से क्या प्रभावित होगा? तिल्ली और आरबीसी। तिल्ली होगी और आरबीसी होगी। इसके परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। क्लियर? ये होता किससे है? ये होता है दोस्तों मादा एनाफ्लीज मच्छर से। यही है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। इसी में ठंड के साथ बुखार आता है। मलेरिया आप लोगों ने देखा होगा, ठंडी लगेगी हल्की हल्की, हम बोलने लगते हैं ठंडी लग रही है, ठंडी दे के बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर अनुमान लगा लेते हैं कहीं मलेरिया तो नहीं है। तो पहले वो मलेरिया का छोटा सा डोज देते हैं आपको कि ठीक है, अगर होगा थोड़ा बहुत तो चला जाएगा। जब नहीं जाता तब उसके बाद फिर वो इंजेक्शन देते हैं आपको हैवी वाले, है ना। तो मादा एनाफ्लीज, इसकी भी थोड़ी कहानी सुन लीजिए दोस्तों। ये जो मादा है, सिर्फ यही ऐसा मच्छर होता है जो इसका वाहक है। याद रखिए, मादा एनाफ्लीज में कुछ भी नहीं होता, समझना मेरी बात को। मादा एनाफ्लीज में कुछ नहीं होता। मादा एनाफ्लीज क्या करेगी? घुटने से नीचे, जो घुटना होता है ना अपना, उस घुटने से नीचे इंसान को काटेगी, जिसको मलेरिया है। काट लेने के बाद दूसरे के पास जाएगी, क्योंकि जहां उसने काटा तो उसने हाथ ऐसा दिखाया तो मच्छर वहां से भाग गया। बगल में ही बैठे व्यक्ति को फिर उसने काट लिया, फिर इसने तीसरे को काट लिया। तो इस प्रकार ये काटती चली जाएगी और मलेरिया फैलता चला जाएगा। क्लियर? यानी कि मादा एनाफ्लीज के अंदर मलेरिया का कोई गुण नहीं है। मादा एनाफ्लीज वाहक है इस रोग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आप कहेंगे सर मादा ही उपयोग क्यों कर रहे हो आप, नर क्यों नहीं कर रहे, या सिर्फ नॉर्मल एनाफ्लीज क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि सिर्फ मादा ही मच्छर है जो काटा करती है, नर मच्छर नहीं काटा करता। क्लियर? इसको याद रखिएगा, सिर्फ मादा मच्छर ही काटा करती है, नर मच्छर नहीं काटते। चलिए आगे चलते हैं। पायरिया, पायरिया से प्रभावित अंग जो है वो है मसूड़, दांत के बगल वाले। इसमें जो परजीवी है वो होता है एंट अमीवा जिंजीवेलिस। एंट अमीवा जिंजीवेलिस। इसमें होता क्या है? मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। मसूड़ों से क्या होगा? रक्त निकलने लगता है। यही पायरिया के लक्षण होते हैं। क्लियर? सोने की बीमारी, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम है ट्रिपनेसोमा। ट्रिपनेसोमा मस्तिष्क की बीमारी है, सोने की बीमारी, है ना। अब इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें बुखार तो आएगा ही, साथ साथ में नींद बहुत तेज आएगी। सोते रहो, नींद बहुत आती है, इसीलिए इसको सोने की बीमारी कहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति सोया रहे, मान लीजिए 8 घंटे सोता है, तो अपन कह देंगे चलिए ठीक है बढ़िया है। 10 घंटे सोता है तो कह देंगे कि आलसी है। अब यार वो 12 घंटे सो रहा है तो कहेंगे कि यार ये तो महा आलसी है। और यदि वो 14-14 घंटे सोने लगे, सो ही रहा है, तो कहेंगे भाई ये तो पक्का ही आलसी। लेकिन अब 14 घंटे सोने के बाद मान लो उसको बुखार आ जाए बहुत तेज और वो उठ ही नहीं रहा है, तब तो हम यही कहेंगे कि भाई की इसको सोने की बीमारी हो गई है। क्लियर? समझ में आ गया? यही होती है सोने की बीमारी। परजीवी याद रखें, ट्रिपने सोमा। ट्रिक कैसे याद करेंगे? ट्रिपने सोमा, जो बहुत सोने देता है, सोमा, सोना सोमा, तो याद हो जाएगा। पेचिस, पेचिस क्या है? तो प्रभावित अंग होता है आंत। कौन सा? आंत। और इसका परजीवी है एंट अमीवा हिस्टोलिटिका। एंट अमीवा हिस्टोलिटिका, याद रखिएगा। इसका है एंट अमीवा जिंजीवेलिस, इसका एंट अमीवा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या हो जाता है? इसमें श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होने लगते हैं। लूज मोशन, श्लेष्मा और खून के साथ में। एक बात याद रखिए, हमारी जो बड़ी आंत है उसमें एंट अमीवा हिस्टोलिटिका हमेशा होता है, पर मात्रा इसकी जब ज़्यादा हो जाती है तो ये हानिकारक होने लगता है, ये याद रखिएगा। और इसका संक्रमण तो मनुष्य के शरीर में 40-40 वर्षों तक भी बना रहता है। ठीक। काला जार, ये क्या है? काला जार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। अस्थि मज्जा आप लोग जान रहे हैं ना, जो हड्डियों के बीच का होता है स्थान, बोन मैरो, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। उससे अस्थि मज्जा प्रभावित होगा काला जार से। इसका जो परजीवी है वो होता है लीसमैनिया डोनोवानी। लीसमैनिया डोनावानी। क्लियर? और इसका जो वाहक है वो पता है क्या है? वो है बालू मक्खी, यानी
बालू मक्खी। बालू मक्खी एक जगह काटेगी फिर दूसरी जगह पहुंच जाएगी। ठीक है, इसमें भी दोस्तों तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है। अब इसमें से प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा नहीं है परजीवी। यदि आप देखेंगे किसी भी बुक में लूसेंट को ही उठा लेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 5 ही हैं, 5 से ज़्यादा नहीं दिखाता। तो इनके परजीवी के ये जो नाम है इनको आप लोग जरूर अच्छे से कर लें, पहली चीज़। दूसरी, इनसे प्रभावित अंग कौन कौन सा है तो वो भी आप लोग याद कर लें। क्लियर। और दो पे बहुत प्रश्न आएंगे, एक तो इस प्लाज्मोडियम पे मादा एनाफ्लीज और एक बालू मक्खी पे आएगा। ठीक है, लीसमैनिया डोनोवानी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है और कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ फैक्ट अपन को देखना है, किसको भूलना नहीं है, याद किसको करना है, ये तो है ही महत्वपूर्ण, आप कर ही लेंगे, सभी समझदार हैं। पर भूलना क्या नहीं है ये भी तो याद रखना है। तो उसी प्रकार दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। कल मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ में। नमस्कार। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, पीडीएफ आप